जी सर, पहले आज की जो है कि ओरिएंटेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, फिर उसके बाद हमारा ये जो कार्यक्रम है इसमें 650 से भी अधिक वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट विश्व के अलग अलग हिस्सों से और भारतीय सभी राज्यों से आए हुए हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए। और ये 4 महीने पहले शुरू हुआ था, जहां पर उन्होंने वास्तुशास्त्र की पारंपरिक नॉलेज का मॉडर्न लाइफ में कैसे उपयोग करें इसको सीखा। अब उनका ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। ओके। तो सर, इस ओरिएंटेशन से जो है कि आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या इससे मतलब जो कि जो आए हैं जो करने, तो उनके लिए क्या मतलब कि ये लाने वाला है फल थोड़ा-सा? वास्तव में वास्तुशास्त्र आयुर्वेद और योग के बाद पूरे विश्व में अपना स्थान बना रहा है। अब योग के बाद वास्तुशास्त्र की और लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि वास्तुशास्त्र का विज्ञान अपने आप में दिशा देने वाला है, ओरिएंटेशन देने वाला है सेहत के लिए, करियर के लिए। तो इसके लिए लोगों का रुझान वास्तुशास्त्र में हो रहा है और जर्मन से भी कुछ लोग इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, क्योंकि विश्वगुरु भारत की जो संकल्पना है, मुझे लगता है आयुर्वेद पिछले कई शताब्दियों से और योग इस शताब्दी से, और आने वाले समय में वास्तुशास्त्र से लोगों की उम्मीद है कि जो ये एआई के युग में डिस्ट्रैक्शंस हैं, डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन है, तो उनका आउटर स्पेस ही उनको ओरिएंटेशन दे सकता है, सही दिशा दिखा सकता है। तो इस उम्मीद के साथ लोग वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा पे भी कर रहे हैं। तो एक अच्छे डिवाइन करियर के रूप में लोग इसे ले रहे हैं, और मेरा यही समझना है कि इसकी भविष्य में बहुत अधिक डिमांड बढ़ने वाली। और कोई सवाल पूछूँ? वास्तव में हमारे यहाँ पर इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा गया है, शरीर अंग लक्षण विज्ञान कहा गया है। वास्तुशास्त्र में हम पहाड़, नदियां, टीले और जमीन के अलग अलग लक्षणों के आधार पर उसके इंटरप्रिटेशंस करते हैं। कौन सी भूमि सतह भूमि है, रजस भूमि है, तमस भूमि है, वात भूमि है, पित्त भूमि है, कफ भूमि है, या पंच तत्वों में कौन से तत्व किस भूमि में ज्यादा है, और उसके आधार पर हम कैटेगराइज करते रहे हैं कि यह भूमि का उपयोग क्या होगा, किसका एजुकेशनल होगा, इंडस्ट्रियल होगा, हाउसिंग के लिए ठीक रहेगी। ये काम हम लोग पिछले करीब 30-35 वर्षों से कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो हस्त समुद्रिक शास्त्र है, उसमें भी हमने वात पित्त कफ के आधार पर, सत्व रजस तमस के आधार पर, पंच तत्वों के आधार पर, जो पारंपरिक भारतीय ज्ञान संपदा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसके आधार पर हमने डेटाबेस स्टडीज करी। और उस डेटाबेस के आधार पर जो चीजें फैक्चुअल थी, जो आज अप्लाइड है, जी। अगर कोई हाथ को देख के उन चिन्हों के आधार पर किसी व्यक्ति की सेहत बता सकता है, उसका व्यवहार बता सकता है, उन चीजों को हमने अपने इस कार्यक्रम में इनक्लिकेट किया, उसको हमने टीच किया। यहाँ पर अभी 650 से अधिक व्यक्ति अपनी हथेली पढ़कर हैरान हो रहे हैं कि उन लक्षणों से वो अपने पूरे के पूरे जीवन यात्रा को देख पा रहे हैं। तो ये एक नया प्रयोग है, पर हमारी जो परंपरा की ज्ञान संपदा है, उसमें विषय अलग अलग नहीं है, क्योंकि वही त्रिगुण है, त्रिदोष हैं, पंच तत्व हैं, नवग्रह हैं। इनके आधार पर जब हम कैटेगराइज करते हैं, चाहे हाथ हो, चाहे भवन हो, चाहे शरीर हो, और इसी के आधार पर हमारे तंत्र में भी डिविजन्स की गई हैं, नवदुर्गा की या दश महाविद्या की। आज हम नई जनरेशन को ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो पारंपरिक ज्ञान है और ये पिछले कई हजार वर्षों की ऑब्जर्वेशंस हैं, हम इनको मॉडर्न टर्म्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, और एक बेटर वर्जन ले सकते हैं ओरिजिनल इंटेलिजेंस का। जहां पर बच्चे आज खोया खोया महसूस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, वहां पर हमारी जो सनातन जड़ें हैं ज्ञान की, वो ज्यादा गहरी हैं। ये जांचा परखा ज्ञान है, हजारों वर्षों का है। हमें इसको आधुनिक प्रवेश में रख के लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो रिलेटेबल है। तो ये हमारा पामिस्ट्री और तंत्र के जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं नॉलेज के, वो हमने इस कोर्स में डाले हैं। अच्छा, यहाँ सबसे एनर्जी कम होती है, वहाँ ज़िंदगी सबसे जो है कि जल्दी टूटती है।
तो इसका क्या थोड़ा इसको आप डिफाइन? ऐसे कह सकते हैं कि अगर शरीर की ऊर्जा भी कम हो जाती है तो आदमी गिरा-गिरा महसूस करता है। हुँ, यदि इम्यूनिटी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तो एकदम ही व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेता है जी, और शरीर में अगर एनर्जी ना हो तो उठ के खड़ा भी नहीं हो पाता। हम लोगों ने ये प्रयोग किए कि किसी भी भूमि की एनर्जी, जैसे आप कहीं जाते हैं तो एकदम थका-थका महसूस करते हैं, मन गिर जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। उस जगह में यदि हम मंगल यानी मूंगा उसका चूरा लगा देते हैं तो यह पाया गया कि उसी जगह में जाकर व्यक्ति उत्साहित हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है, पॉजिटिव फील करता है। तो ये जो नवग्रहों के आधार पे ये मिनरल्स थे, ये जो हमारे मटेरियल्स थे, जो स्टोन्स थे, ये हम पहनते तो हैं, इनका असर तो हम महसूस करते ही हैं। परंतु वास्तुशास्त्र में, क्योंकि मैं मंदिरों पर मेरा काम है, रिसर्च का काम रहा है, मैं टेम्पल आर्किटेक्चर में मेरी रिसर्च है, तो मंदिर में भी वो भाव लाने के लिए हम प्रीशियस जेमस्टोन लगाते हैं। वही जेमस्टोन आयुर्वेद के आधार पर जब हम बिल्डिंग में लगाते हैं तो व्यक्ति बूस्टेड महसूस करता है, एनर्जाइज्ड महसूस करता है। वही जी। चीज हमने कही कि जब एनर्जी लो हो जाती है तो जिंदगी टूटने लगती है, मन टूटने लगता है, शरीर टूटने लगते हैं और उसके कारण व्यक्ति के हालात टूटने लगते हैं। कुछ और कोई है कोई? मैं आपको एक मजेदार बात बताऊंगा जनरेशन जेड की, जिसे जेनजी कहते हैं। जी, ये जो नए बच्चे हैं, यस। इनका विश्वास भारतीय विज्ञान के प्रति ज्यादा है, इनका रुझान ज्यादा है, क्योंकि आज इन बच्चों को नॉलेज का एक्सपोजर इतना है कि एआई से, चैट जीपीटी से ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं जो बड़े बूढ़े हमें दे रहे थे। जी, उस नॉलेज के बेस पर जब वो देखते हैं कुछ चीजें काम कर रही हैं तो वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। ये जो जनरेशन है ये बहुत प्रयोगात्मक है। ये हमारे कहे से किसी चीज को नहीं मानती, ये जानने के बाद मानती है। जी, तो आज यंग जनरेशन का रुझान इस वजह से हो गया है कि जब वो ये डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, सुबह उठ के स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं और उससे वो डिसोरिएंट हो रहे हैं, इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं लॉस्ट फील कर रहा हूं, कोई मुझे ग्राउंडेड फील कराए, मैं क्या करूं? तो वो प्रयोग करते हैं, मैं घर में किस दिशा में बैठूं तो मैं बेटर फील कर रहा हूं। वो प्रयोग करते हैं, मैं किस तरफ फेस करके पढ़ूं तो मेरी पढ़ाई बेटर हो रही है। मैं इस दिशा में सिर रख के सो रहा हूं तो सुबह उठता हूं तो फ्रेश होता हूं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता। इन कारणों की वजह से यंग जनरेशन जितना इन विषयों को, मेडिटेशन को, ध्यान को, मंत्र जप को अडॉप्ट कर रही है, शायद हमारी जनरेशन ने उतना तेजी से इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ये जो जनरेशन है ये ज्यादा अवेयर है, ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है और हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम की तो ये खूबसूरती है कि ये एक्सपीरियंशियल है। जो जी, ब्रिटिश सिस्टम से आया हुआ ज्ञान था वो एक अलग परिपाटी पर था, पर हमारा जो है ये एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंशियल नॉलेज है जो कि जनरेशन जी के लिए विशेष है और उनको हम मना नहीं रहे, वो हमें आके समझा रहे हैं। यू नो, इट इट्स कूल, इट वर्क्स। तो मैं हैरान हो जाता हूँ जब एक 20 साल का बच्चा मुझे आके कहता है कि मुझे क्रिस्टल्स के बारे में बताइए। मैं जब इनको पहनता हूँ तो आई 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 फील अ शिफ्ट इनसाइड मी। तो कैन यू एक्सप्लेन इफ आई एम सिटिंग हियर व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट आई फील? उनके सवाल भी फ्रेश हैं, उनकी जिज्ञासा भी अच्छी है। तो मिलेनियम जनरेशन ये जो है ये भारतीय विद्याओं को आगे लेकर जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। सर भारतीय जो परिवेश है। मैं ये कहूंगा कि ये एक गैप है जिसे हम लोग मिलजुल कर फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सबसे पुरानी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है जो जीवंत है। पुरानी सिविलाइजेशन तो और भी होंगी, पर वो आज उस रहन सहन में नहीं है जिसमें हम हैं। तो हमारा जो सबसे पुराना एविडेंसेस मिलते हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मिलते हैं। और आपको जानकर ये और ज्यादा हैरानी होगी कि उस समय की जो सिटी प्लानिंग दिखाई देती है वो दिशाओं के आधार पर है, उनकी ओरिएंटेशन दिशाओं के आधार पर है। उसमें भी दिखाई देता है कि जो नालियां उस समय की बनी हुई हैं उनका विसर्जन की दिशा दक्षिण दिशा है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार है। तो बीच में कहीं ये गैप आ गया, ऐसा नहीं था कि ये था नहीं। मैं बहुत सारे पुराने ऐसे राजमिस्त्रियों से मिला जिन्होंने कहा कि उनके बाप दादाओं ने परंपरा में उनको सिखाया
कि घर में अग्नि कहाँ रखनी है, दरवाजा कहाँ रखना है, और उसके आधार पर हमने घर डिजाइन किए। नहीं तो हम कहते थे कि विश्वकर्मा जी नाराज हो जाएंगे। तो परंपरा में हमारे था ये। तो बीच में जब ये एक मॉडर्न आर्किटेक्चर के नाम पे नए नए डिजाइन आने लगे, तो ये विद्या थोड़ा गैप आना लगा। और फिर जो हमारे पिताजी लोग थे, जो मेरी जनरेशन के पहले के लोग थे, वो मॉडर्न आर्किटेक्चर से ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने ही रियलाइज किया कि जब गांव के घर में रहते थे तो बहुत अच्छा था, जब से शहर के घर में आए हैं तो घुटन है, नींद नहीं आ रही, सेहत भी गिर रही। वहां से वास्तु के प्रति फिर से जिज्ञासा शुरू। और मैंने पिछले 36 वर्ष के अपने अध्ययन और रिसर्च में ये देखा कि ये जो गैप था, उसने एक प्रॉपर स्टडी का स्वरूप ले लिया। और आज स्थिति ये है कि बिना वास्तु को कंसल्ट किए ना तो लोग अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, ना फ्लैट या ये प्लॉट हैं उनको खरीद रहे हैं। तो ये जो जागृति आई है, इसका बहुत बड़ा योगदान आयुर्वेद और योग को भी जाता है। क्योंकि अब जो भारतीय मेटाफिजिक्स है, जो भारतीय विज्ञान है, उसको समझने लगे हैं लोग, उसको जानने लगे हैं। तो जितनी भारतीय विद्याएं हैं, चाहे वो वास्तुशास्त्र है, चाहे वो तंत्र है, अब ये सबके प्रति जिज्ञासा ग्लोबल हो गई है। तो अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब तो लोग कहते हैं हाँ भाई, वास्तुशास्त्र एक विज्ञान। सर कोई ऐसा टेस्टिमोनियल होगा जिसका ड्रास्टिक चेंज? कहूंगा कि मेरे पास तो ऐसे असंख्य अनुभव हैं। और मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि ये व्यापार कर रहे हैं। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई, आप उन्हीं से डायरेक्ट सवाल करिए। और जो लोग नहीं मानते थे, उन्होंने माना कि बस वो जानते नहीं थे। जब से जाना है तो अब हमेशा मानेंगे। ये एक्सपीरियंस आप उन लोगों के साथ जरूर उनका लीजिए। इससे जनमानस तक ये संदेश जाएगा कि हाँ, उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा को सकारात्मक मन से लेना चाहिए। सर महावास्तु इज ऑल अबाउट तत्वों का बैलेंस जरूरी है। शरीर में यदि पांचों तत्वों का बैलेंस ना हो, जो कि हमने वात पित्त कफ के आधार पर आयुर्वेद में देखते हैं। वात का अर्थ है वायु, पित्त का अर्थ है अग्नि, और कफ का अर्थ है पानी और पृथ्वी। तो जब ये तत्व शरीर में कम ज्यादा होते हैं, भारतीय तो पूर्ण, चाहे हमारी राजनीति है, चाहे हमारी सोच है, चाहे हमारा ज्ञान है, चाहे हमारी गवर्नेंस है, ये पंच पर आधारित है। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं तो हम बात करते हैं पंचायत की, हम बात करते हैं सरपंच। जो सरपंच कहेंगे, यानी जो सिर हैं पंचों का, जो वो कहेंगे वही मान्य है। आज भी हमारी कोर्ट्स में पंचायत का फैसला मान्य होता है। आज भी जब किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने जाते हैं तो उसके मुंह में पंचरत्नी डालते हैं। तो हमारी जितनी भी अवधारणाएं हैं वो पंच तत्वों पर आधारित हैं। यदि किसी व्यक्ति का वायु विकार हो तो उस व्यक्ति को बहुत एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, और वायु तत्व की दिशा पूर्व दिशा होती है। और वहां पर हम पाते हैं कि वहां कोई ना कोई दोष होने की वजह से, टॉयलेट होने की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। तो जो तत्व घर में इम्बैलेंस्ड हो, नेगेटिव हो, उसी को बैलेंस करके जीवन संतुलित हो जाता है। महावास्तु एक भवन में पंच महाभूतों को संतुलित करने का ही विज्ञान है। इसीलिए हम इसे महावास्तु कहते हैं, क्योंकि पंच महाभूत एक भवन में, वो हुआ महावास्तु। अच्छा गुरु जी, जैसे कि बेडरूम का, ड्राइंग रूम का जो है, कि इस जो है कि कितना दूरी पे मतलब किचन और बाथरूम होना चाहिए? क्या आजकल क्या होता है कि बेडरूम के साथ ही जो है कि बाथरूम भी अटैच होता है, तो क्या उसके साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार जो है थोड़ा? वास्तुशास्त्र के अनुसार सच पूछिए तो ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है कि बेडरूम के साथ टॉयलेट नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी नदियों पर मल विसर्जन भी आज तक होता रहा है, और हमारे पूजा के स्थान भी नदियां रही हैं, नदी के किनारे ही मंदिर रहे हैं। जी। हाँ, उस परमिसिस में ना हो, उस परमिसिस यानी मंदिर के परमिसिस के परे हो। हम्म। तो घर में भी जो आज हमारे फ्लैट्स में एक दीवार के साथ जुड़ी हुई पाइपलाइंस हैं, तो क्योंकि वो विसर्जन व्यवस्था ऐसी हो गई कि एक डॉट से एक पाइप से आगे चला जाता है, तो तत्व के आधार पर या ऊर्जा के आधार पर ऐसे कोई दोष हमें मिले नहीं। तो ये हो सकते हैं। दोष तब है जब पूजा के स्थान में शौचालय आ जाए। ईशान्य कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, जब वहां पर शौचालय आ जाता है तो देखा वहां न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है। ऐसा एक भी घर नहीं जिसके ईशान कोण में टॉयलेट हो और वहां कैंसर की प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे लगभग 2-3 लाख के स्टडीज में हमारे
जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये फाइंड आउट किया है। तो दोष तब है जब गलत दिशा में गलत चीज़ हो, सही दिशा में सही होना एक्टिविटी का, कर्म का या सामान का, बस यही वास्तुशास्त्र। अगर किसी का अभी भी ईशान कोण में टॉयलेट है, मुझे तो नहीं है, क्योंकि मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर एक भी मुझे ऐसा भवन पूरी धरती पर मिल जाए, जहाँ पर ईशान कोण में टॉयलेट है और लोग वहाँ सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मैं वहाँ से वो मॉडलिंग कर दूँगा, बाकी जगह का भी कोई ना कोई उपाय कर दूँ। पर ऐसा कोई अपवाद भी नहीं मिला है। सर क्या आप अपनी कोई सफलता की कहानी उतार-चढ़ाव तो रहेंगे ही, और सबसे बड़ी सफलता की कहानी सच पूछिए तो मुझे अपनी लगती है, क्योंकि आज से लगभग 28 बरस पहले 16-17 मई 1997 को 113 रुपए लेकर एक गांव का लड़का इस शहर में उतरता है शूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर, और वहां पर 17 रुपए का वो फेन और चाय खा पी लेता है, और वो बाकी के पैसे वापस लेने के चक्कर में 2.5 घंटे बैठा रहता है, क्योंकि उस रेहड़ी वाले के पास उतनी कलेक्शन नहीं हो। और वही वही जो व्यक्ति यहाँ उतरता है और उसे शहर में कोई नहीं जानता, 2 हफ्तों के बाद उसको हेडलाइन मिलती है कि संसद भवन में वास्तु दोष की वजह से राजनीतिक अस्थिरता, और फिर वो उन दोषों को दूर करता है। फिर उसकी यात्रा आगे बढ़ती चली जाती है, तो वो 21 वर्षों में 25,000 से अधिक वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट पैदा कर देता है। और ये जो सफलता की इतनी बड़ी कहानी है, ये सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को अलाइन रखा हमारी उस भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ। और इस सफलता के पीछे रहस्य ये है कि जिसकी भी लाइफ को अलाइन किया, पंच तत्वों के आधार पर एनर्जाइज किया, उन्होंने उस सफलता का स्वाद चखा। तभी तो आज वही व्यक्ति इस 5 सितारा होटल में बैठ के आपसे बात कर रहा है, और विश्व भर से लोग उसकी बात को लेने के लिए आए हुए हैं। केडी ठीक है के सर, गुरु थैंक यू कौन सर। रहे?